हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का दूसरा दिन है, यानी कि दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग मेरा पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए, काफी आपको पसंद आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जा रहा है और बहुत ही जल्द एग्जाम भी होने वाला है, उसको लेकर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसमें डिस्कशन भी कराया जाता है ना, ताकि आपको इर्द गिर्द से भी क्वेश्चन आवे तो आप जो है कवर उसको कर सकते हैं। और इसका संबंधित पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, आप वहां से डाउनलोड करके इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की पहले प्रश्न को देखते हैं कि आखिर पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है ना। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? बेलियस, कोकेन, ओपियम या कैफीन। तो इन चारों में से जो है किसमें पाया जाता है? कोला पे। तो ये जो पाया जाता है आपको कैफीन में। किसमें पाया जाता है? कैफीन में। किसमें? कैफीन में। अब चलते हैं, इसका कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोला पे की अगर बात किया जाए है ना, कोला पे में 19% जल होता है। 90% जल होता है, तथा 10% CO2 होता है। CO2 होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि कोला में कितने प्रतिशत जल की मात्रा रहती है तो 90%, और उसमें CO2 की मात्रा कितनी रहती है? तो 10% रहती है। कितनी रहती है? 10%। एक है अफीम, है ना, नशीली पदार्थ है अफीम। तो अफीम के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। तो अफीम कैसे तैयार किया जाता है? अफीम की अगर बात किया जाए तो अफीम जो है किस तरीके से तैयार किया जाता है? तो अफीम को तैयार करने के लिए अफीम तैयार हेतु सोमनीफेरम, है ना, सोमनीफेरम का दूध होता है। सोमनीफेरम का दूध को सुखाकर जो है इसे क्या किया जाता है? अफीम तैयार किया जाता है। सुखाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन और क्रिएट हो चुका है कि अफीम को कैसे तैयार किया जाता है। तो सोमनीफेरम एक है ना, तो उसका दूध जो रहता है सोमनीफेरम को, उसको सुखा करके, है ना, अफीम को तैयार किया जाता है। ठीक है, एक नाम सुने होंगे वनीला। वनीला फ्लेवर भी खाते हैं आप लोग, चॉकलेट आइसक्रीम हो गया। तो वनीला की अगर बात करें तो वनीला जो है कैसे तैयार होता है ना। तो वनीला जो है एक सुगंधित पदार्थ है जिसे ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। वनीला की अगर बात करें तो यह एक सुगंधित, देखते हैं खाते हैं तो एकदम चॉकलेट फ्लेवर, है ना, वनीला फ्लेवर ये सब लगता है। वनीला यह एक सुगंधित पदार्थ है जिसे ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है ठीक है, तो वनीला के बारे में आप लोग अभी तक नहीं जाने होंगे तो जान लीजिए कि वनीला क्या है। जैसे चॉकलेट फ्लेवर तो जान रहे हैं कि वनीला फ्लेवर दीजिए, तो वनीला किससे प्राप्त किया जाता है? तो यही किससे, कहा गया, ऑर्किड से। किससे प्राप्त किया जाता है? ऑर्किड से। क्वेश्चन पूछ देगा कि वनीला किससे प्राप्त करते हैं, तो ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। किससे? ऑर्किड से। एक और नशीला पदार्थ है, जैसे कोकेन का नाम सुने होंगे आप लोग, कोकेन, है ना। तो कोकेन जो है आपको कोका पौधा के पत्ता से प्राप्त किया जाता है। यस,
इसे कोका नामक पत्ता, है ना, पत्ता से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने मैंने रखा है, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आवे तो आप जो है दहाड़ करके मार करके आप चल जीते। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करना चाहेंगे, कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कैफीन हो जाएगा। कोला की अगर बात करें तो इसमें 10% क्या होता है, CO2 होता है, और 90% क्या होता है, तो जल होता है। अफीम की अगर बात करें तो अफीम कैसे तैयार होता है, तो सोमनीफेरम, है ना, सोमनीफेरम के दूध को सुखा करके इसे तैयार किया जाता है। अगर बात किया जाए वनीला की, तो वनीला का भी नाम सुने होंगे आप लोग, तो यह जो है एक सुगंधित पदार्थ है ना, देखते हैं दमदम करता है, तो सुगंधित पदार्थ है ना, और यह जो है ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। किसे, ऑर्किड से प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें कोकेन की, तो कोकेन जो है इसे कोका नामक जो है पत्ता से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, तो कोका नामक पत्ता से, है ना, कोका नामक जो पौधा रहता है उसके पत्ते से, कोका नामक पौधा, है ना, कोका नामक पौधा के पत्ता यहां लिख दीजिए, पौधा के पत्तों से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम मोटिवेट रहें, है ना, हमें ये लगे कि हमारा वीडियो जो आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। कर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आज 21 से स्टार्ट हुआ, कल हम लोग जो है 1 से लेकर के 20 तक करा दिए थे, आज 21 से 40 तक होगा, तो 20-20 प्रश्नों का जो श्रृंखला ये रहने वाली है, और उससे संबंधित 5 से 6 पॉइंट आपको मिलने वाली है, तो लगभग 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में कवर कराने वाले हैं। ठीक है, तो करा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्या 16 सितंबर को, 11 जुलाई को, 5 जून को, या 11 जून को, बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस बताइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्यारा सा आंसर है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें, है ना, विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें तो ये UN, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने सिफारिश किया था, है ना, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने हेतु, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने हेतु, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, जिसको हम लोग UNDP कहते हैं, क्या कहलाता है, UNDP, है ना, UNDP के द्वारा जो है सिफारिश किया था, UNDP ने क्या किया था, तो सिफारिश किया था, सिफारिश किया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है जो मनाया जाता है उसको कौन सी संस्था ने सिफारिश किया था, तो वो उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, है ना, जिसको हम लोग UNDP कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, UNDP। ठीक है, अच्छा, एक पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछे, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये जो है आपको 5 जून को कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जून को, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। ये जो इसकी घोषणा हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की, इसकी घोषणा की अगर बात करें तो इसकी घोषणा हुआ था 1972 में, 1972 ईस्वी में। देखिए यूट्यूब पर तो बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं,
लेकिन आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है यूट्यूब पर, ठीक है। जैसे तैसे पढ़ा के लोग निकल जाते हैं, लेकिन आपको जो है एक सुसज्जित तरीके से हम जो है ना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए, है ना, क्योंकि सब आप ही के लोग के हाथ में है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और ये कब से घोषणा की गई है? तो 1972 ईस्वी से, 1972 से इसको मनाने की घोषणा किया गया है। और प्रथम बार जो मनाया गया था, है ना, प्रथम बार, इसमें पूछ देगा कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, है ना। तो प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था आपको 1974 में, है ना। 1972 में इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना, इसकी घोषणा हो गई थी किसकी, कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाना है। और पहली बार जो है 1974 में इसे मनाया गया था। और उसी समय से प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को, ये ऑप्शन देखिए सी नंबर में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, विश्व जनसंख्या दिवस यहाँ पूछ रहा है, तो 11 जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है छऊ, है ना, छऊ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है ना। बिहार में तो है ये है, इसके अतिरिक्त और कौन सा राज्य में है ये पूछा जा रहा है। तो बताइए इन चारों में से क्या पश्चिम बंगाल में है, मिजोरम में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो छऊ जो है बिहार के अलावा और किस राज्य में लोक नृत्य है ना, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको बिहार के अलावा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा, है ना, बिहार और पश्चिम बंगाल के अलावा और जगह भी है ना, जैसे उड़ीसा और झारखंड में, है ना। इसके अलावा यहां पर लिख देते हैं, इसके अलावा कहां कहां है? तो उड़ीसा एवं झारखंड में, उड़ीसा एवं झारखंड में, उड़ीसा एंड झारखंड, है ना, उड़ीसा और झारखंड। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 4 गो में जो 4 राज्य में आपको छऊ जो है लोक नृत्य मनाया जाता है। कौन कौन है? तो बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आपको झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये चारों को याद रखना है। लेकिन इस सब में नहीं था बिहार, क्या बोलता है, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल था तो पश्चिम बंगाल आपको यहाँ लग गया, ठीक है। तो चारों को याद रखना है, चारों को लिख देते हैं, है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। छऊ नृत्य, छऊ लोक नृत्य मनाया जाता है ना। कहाँ कहाँ? तो आपको पहला तो हो गया आपको बिहार में, है ना। दूसरा की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तीसरा की अगर बात करें तो हो जाएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और चौथा की बात करें तो झारखंड हो जाएगा, झारखंड। तो ये चारों राज्य में आपको छऊ लोक नृत्य को मनाया जाता है। अगर छऊ की बात करें, है ना, तो छऊ छऊ एक जो है क्लासिकल, है ना, जिसको कहते हैं शास्त्रीय, है ना। छऊ क्या है? तो एक जो है आपको शास्त्रीय नृत्य है। छऊ एक शास्त्रीय, जिसको अति कहते हैं, क्लासिकल डांस कहते हैं। छऊ एक शास्त्रीय, है ना, लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। तो छऊ कैसा लोक नृत्य है? तो एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। ऐसे भी पूछ सकता है कि छऊ निम्न में से कैसी लोक नृत्य है? तो आपको बताना है कि शास्त्रीय है, क्लासिकल है, ठीक है। और छऊ कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में, ये 4 राज्य में, ठीक है। अगर छऊ की बात करें तो इसको जो है विश्व विरासत यूनेस्को ने, है ना, छऊ लोक नृत्य को यूनेस्को यूनेस्को
विश्व विरासत सूची में, है ना, सूची में 2010 में रखा गया है ना, सूची में इसे 2010 में रखा गया है। ठीक है, तो कितना अच्छा अच्छा जानकारी आपको जो है यहां से निकल के आ रहा है छऊ के बारे में। ठीक है, तो छऊ कौन कौन से राज्य में है? 4 राज्य में है ना, चारों राज्य का नाम लिख दिए हैं। छऊ एक शास्त्रीय नृत्य है। छऊ की अगर बात करें तो ये जो है इसको 2010 में जो है विश्व विरासत सूची में ना रखा गया था। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा चिमनी में धुआं, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर आप लोग गांव में रहते होंगे, है ना, कोई तो होंगे जो गांव में रहते होंगे, सब तो शहर में रहता नहीं है, तो गांव घर में देखते होंगे चिमनी लगा हुआ रहता है जिसमें ईटा पकाया जाता है ना, ईटा को पकाया जाता है तो उससे धुआं निकलते रहता है। उससे क्या निकलता रहता है? धुआं निकलते रहता है। तो उसी धुआं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से धुआं निकलता है चिमनी में? क्या विकिरण होता है, वाष्पीकरण होता है, चालन होता है, संवहन होता है? बताइए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिमनी में धुआं की अगर बात किया जाए तो चिमनी में जो धुआं निकलता है ये निकलता है आपको संवहन के माध्यम से। किसके माध्यम से? संवहन के माध्यम से चिमनी में धुआं निकाला जाता है। निकाला नहीं मतलब निकलता है। अब चलते हैं इस धुआं के बारे में, देखते हैं क्या है। तो धुआं कैसी कोलाइड है? पूछता है क्वेश्चन कि धुआं एक कैसी कोलाइड है। तो धुआं की अगर बात करें तो ये जो धुआं है ये एरोसोल कोलाइड है। क्या है? एरोसोल है, एरोसेल कोलाइड है, कोलाइड है। धुआं कैसी कोलाइड है? एरोसोल है ना, कैसी कोलाइड है? एरोसोल है। धुआं किसका उदाहरण है? तो धुआं की अगर बात किया जाए तो धुआं, है ना, धुआं की अगर बात करें तो गैस में द्रव, है ना, गैस में ठोस का उदाहरण है। धुआं गैस में ठोस का उदाहरण बहुत बार पूछता है। धुआं गैस में ठोस का उदाहरण है। बताइएगा कि धुआं जो है किसका उदाहरण है? तो किसका है? आपको गैस में ठोस, बहुत सारा कंफ्यूजन दे देगा, ठोस में द्रव, है ना, ठोस में वाष्प, इस तरह से देता है ऑप्शन। तो धुआं जो है आंख बंद करके मारना है, ये गैस में ठोस का उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है? तो गैस में ठोस का उदाहरण है। ठीक है, अगर विकिरण की बात करें, है ना, तो विकिरण यहां पर दिया हुआ है। तो विकिरण जो हमारा सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य की जो प्रकाश है वह विकिरण माध्यम से पहुंचता है हम लोगों के पास। विकिरण माध्यम से पहुंचता है ना। तो ये बताना है कि आपको विकिरण, सूर्य की जो रोशनी है हमारे पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है? तो ये हो जाएगा आपको विकिरण से। किसे? विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, किसके माध्यम से पहुंचती है? तो विकिरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन चले, अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में क्या कर रहा है? कह रहा लोकटक झील, लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? सीधा सीधी, है ना, लोकटक झील आपको कहां पर है, किस राज्य पर है? क्या राजस्थान में है या मणिपुर में है? राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इन चारों में से बताना है कि लोकटक झील कहाँ है। लोकटक झील बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। तो लोकटक झील कहाँ है? आपको मणिपुर में है। आप लोग भी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं तो कैसा लग रहा है फीडबैक दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो लोकटक झील की अगर बात करें तो किस राज्य में है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है जी? तो मणिपुर में है। लोकटक झील की अगर बात करें, लोकटक झील, तो लोकटक झील जो है, लोकटक झील, है ना, ये जो है उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ा
मीठे पानी की झील है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि उत्तर पूर्व का है ना, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन है, तो यही है ना, लोकटक झील, जो कि कहाँ है, तो मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में। अच्छा, लोकटक झील में है ना, लोकटक झील की अगर बात करें तो तैरते हुए छोटा छोटा द्वीप है। लोकटक झील पर छोटे छोटे द्वीप तैरता है ना, तैरता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अगर बात किया जाए तो उसे फुमडी कहते हैं, उसे फुमडी, फुमडी कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्योंकि दरोगा में कभी कभी जो है इंटरनल क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, तो लोकटक झील पर जो छोटे छोटे द्वीप तैरता है उसे क्या कहते हैं, फुमडी कहलाता है। क्या कहलाता है, फुमडी। और अगर बात किया जाए मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, मणिपुर की जीवन रेखा, इसको आप आराम से जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस तरह से हम सजा के लिख रहे हैं, इसीलिए मणिपुर को, है ना, मणिपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, किसको, ये लोकटक झील को, लोकटक झील को कहते हैं, लोकटक झील को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका इतना सारा आपको डिस्कशन। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ आइएगा। लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, तो मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में है। लोकटक झील किस भारत के किस ओर है, तो उत्तर पूर्व में है। कहाँ है, उत्तर पूर्व में, जो कि सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। लोकटक झील की अगर बात करें तो छोटे छोटे द्वीप वहां पर है, जिसको क्या कहते हैं, फुमडी कहलाता है। क्या कहलाता है, फुमडी। और मणिपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं, तो इसी लोकटक झील को कहते हैं, मणिपुर की जीवन रेखा। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, है ना। कौन एग्जाम में नहीं आया होगा ये, है ना। तो सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। ठीक है, तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1885, 1905, 1906, 1907 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना बताइए जल्दी। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था, 19, है ना, 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसकी अगर बिथ डेट की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर, है ना, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 1906 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1906 की। अगर बात किया जाए स्थापना किसने किया था, है ना, स्थापना किसने किया था, तो इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है, आगा खां एवं सलीमुल्ला खां। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खान, है ना, सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। तो किसने किया था, तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान ने। और स्थापना कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1906 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी पूछता है क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में, अगर बात किया जाए तो किसकी अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना हुआ था, तो नवाब सलीमुल्लाह, है ना, नवाब सलीमुल्लाह, है ना, यही सलीमुल्लाह है ना। इन दोनों मिलकर के जो इसका स्थापना किया था, एक तरफ आगा खां, एक तरफ सलीमुल्लाह खां, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो किए थे नवाब सलीमुल्लाह किए थे। 1 मिनट। किसने किया था, तो ये दोनों मिलकर किया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सलीम उल्लाह ने। किसने किया था, सलीम उल्लाह ने। ये संगठन आखिर बनाया क्यों गया था, तो इसे बनाने का जो उद्देश्य था,
है ना। ये मुस्लिम लीग ये जो है इसका बनाने का उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य की, तो मुस्लिम लोगों की सहायता करना था, है ना। क्या था इसमें जो है, मुस्लिम लोगों के लिए सहायता करना था, मुस्लिम समुदाय की सहायता हेतु, है ना। एक तरह से जो है यह एक संगठन बनाया गया था जिसमें जो है मुस्लिमों का क्या था, एक बाहुल्य था, और इसके माध्यम से जो है वो लोग क्या करते थे, आंदोलन करते थे या फिर कुछ मांग होता था, ये सब जो है करता था। अंतोगत्वा जा करके जो है मुस्लिम लीग के ही सहायता से लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और पाकिस्तान देश का, है ना, निर्माण किया था। इसी यहां पर लिख देते हैं, मुस्लिम लीग की सहायता से ही मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना, पाकिस्तान को अलग किया था, है ना। क्या क्या था, तो पाकिस्तान देश का निर्माण किया था, जिन्ना ने पाकिस्तान देश का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये सारा था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1906 में। अगर डेट पूछे तो 30 दिसंबर 1906। किसने किया था, तो आगा खान सलीमुल्लाह खां। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सलीमुल्लाह खां ने किया था। और इसका उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय की जो है सहायता करना था, और मुस्लिम लीग की सहायता से ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान देश का क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है, अगला करा, गुलबदन बेगम ने किसको कहने पर हुमायूंनामा लिखा है। गुलबदन बेगम की अगर बात किया जाए तो किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा है, हुमायूंनामा। तो क्वेश्चन देखिए यहां पर भी बन रहा है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने, है ना। हुमायूंनामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने। किसके कहने पर, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसके कहने पर, ये जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा अकबर, है ना। अकबर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकबर। तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने जो है क्या लिखा था, हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है, हुमायूंनामा की अगर बात करें तो इसमें आखिर है क्या, तो हुमायूंनामा में क्या है, तो हुमायूं की जीवनी है, हुमायूं की जीवनी है। क्या है, तो हुमायूं की जीवनी है, किसमें, हुमायूंनामा में। और हुमायूंनामा के जो लेखक है वह कौन है, गुलबदन बेगम है। कौन है, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा, है ना, हुमायूंनामा में गुलबदन बदन बेगम ने हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की, है ना, वर्णन किया है। उदार, है ना, मतलब मायादार, उदार प्रवृत्ति की वर्णन किया है। ठीक है, तो हुमायूंनामा में हुमायूं के बारे में जो है कहा गया है कि यह कैसा थे व्यक्ति, ये उदारवादी थे। कैसे थे, उदारवादी थे। हुमायूंनामा की अगर बात किया जाए तो हुमायूंनामा के अनुसार बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा विष खिलाने से हुआ था। और जहांगीर की आत्मकथा क्या है, यहां पर लिखते हैं जहांगीर की आत्मकथा बहुत बार पूछता है कि आत्मकथा, है ना। इसका जो है आत्मकथा का नाम क्या है, तो तुजुक ए जहांगीर। क्या नाम है, तुजुक ए जहांगीरी, है ना, जहांगीर लिखिए,
तुझू के जहांगीर जो है इसका किसका है, जहांगीर का आत्मकथा है। ठीक है, तो जहांगीर का आत्मकथा है, मतलब वो अपना जीवनी जो है खुद लिखा है, उसी को आत्मकथा कहते हैं। उसका नाम क्या है, तुझू के जहांगीरी है। क्या है, तुझू के जहांगीरी है। अच्छा, एक और आत्मकथा लिखा था सल्तनत काल में। सल्तनत की अगर बात की जाए, है ना, नत युग में, सल्तनत युग में फिरोज शाह तुगला, एफएसटी लिखते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। एफएसटी ने फुतुहात ए फिरोज शाही लिखा था। क्या लिखा था, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, तो ये भी पूछता है बहुत बार कि फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, तो गुलबदन बेगम किसके कहने पर, तो अकबर के कहने पर। हुमायूंनामा में हुमायूं की किसकी जीवनी है, तो हुमायूं की जीवनी है। हुमायूंनामा किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ने जो है किस बात का चर्चा किया है हुमायूं को, तो उदारवादी प्रवृत्ति की। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो है ना, तुझू के जहांगीरी है। और फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का नाम क्या है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही है। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया, काहे लौटा दिए थे भाई, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नाइटहुड की उपाधि उनको मिला हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, नाइटहुड की, तो वो जो है लौटा दिया था। ऐसा कौन सी घटना हो गया जिसका कारण हुआ जो है उस उपाधि को क्या किए थे, लौटा दिए थे। तो वही उपाधि को देखना है। तो कह रहा गांधी जी के रिहाई हेतु जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के कारण या असहयोग आंदोलन के कारण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन इनके लिए सुटेबल है। किसके कारण जो है ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, तो कोई और नहीं था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक निर्मम हत्या था, एक निर्मम हत्या था। इसकी जो घटना की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था, लिखते हैं यहाँ पर कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था जी, तो ये आपको जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। तो 13 अप्रैल 1919 की ये जो है भयंकर घटना थी, है ना, जो कि निहत्थों लोगों पर जो है गोलियां चलाई गई थी, है ना, और उसमें जो है बहुत सारे संख्या में लोग मारे भी गए थे। तो ये जो है निर्मम काम जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। और उसी से क्षुब्ध होकर के, उसी से क्षुब्ध होकर के, हाथों हाथी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिए, तो लौटा दिए। क्या कर दिए, लौटा दिए। अच्छा, कुछ और भी उपाधि लौटा गया है ना, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं अगर देख लिया था, जो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, है ना, गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि, गांधी जी ने केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, की उपाधि लौटा दिए थे, लौटा दिए थे। अच्छा, तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों लौटाए थे गांधी जी जो है अपना उपाधि, काहे लौटाए थे केसर ए हिंद वाला, क्यों, तो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाए थे, है ना। असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय जो है ये जो है अपना उपाधि केसर ए हिंद वाला, है ना, केसर वाला उपाधि मिला था इनको, इनको महात्मा गांधी जी को। और ये उपाधि जो है असहयोग आंदोलन के कारण क्या किए, तो लौटा दिए, है ना, असहयोग आंदोलन, हिंद की उपाधि लौटा दिए थे किसके कारण, तो असहयोग आंदोलन के कारण, लिख देते हैं असहयोग आंदोलन के कारण, है ना। ये उपाधि केसर हिंद को लौटा दिए गए थे। और भी उपाधि जैसे, है ना, राय बहादुर की उपाधि मिला था किनको, जमनालाल बजाज को, वो भी जो है अपना उपाधि लौटा दिए थे इसी आंदोलन के दौरान में, है ना। इसी क्रम में, इसी क्रम में जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज ने
जमनालाल बजाज ने, है ना, राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दिए थे, उपाधि लौटाए थे, लौटा दिए थे। ठीक है, तो यहां पर 3 गो उपाधि आ गया। ठीक है, सबसे पहले कि अगर क्वेश्चन में देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिला था, जो काहे लौटा दिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा, ये गांधी जी को केसर ए हिंद वाला उपाधि मिला था, तो ये जो है असहयोग आंदोलन के कारण लौटा दिए, है ना। और जमनालाल बजाज को भी मिला था राय बहादुर की उपाधि, तो ये भी जो है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और एक क्वेश्चन है, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से, है ना, क्या दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो शंकरन नायर ने, शंकरन, क्वेश्चन पूछता है, शंकरन नायर ने, शंकरन नायर ने, है ना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद से जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण है ना, लौटा दिए थे, के कारण इस्तीफा दे दिए थे, कारण इस्तीफा, है ना, पदच्युत लिख देते हैं, पदच्युत हो गए थे, मतलब पद से हट गए थे, है ना। तो ये किसके कारण, ये व्यक्ति का जो नाम है शंकरन नायर है, याद रखिएगा, है ना। अंदर का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में कार्यकारिणी, है ना, अंग्रेजों की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे, तो उनका नाम है आपको शंकरन नायर है। क्या नाम है? शंकरन नायर है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा, ये इतना तो सारा बात हो गया। अब बात है कि घटना किसने किया था, तो ये जो गोली चलवाए थे, है ना, ओ डायर, है ना, ओ डायर के आदेश पर गोली गोली चलाने वाला, है ना, ओ डायर के आदेश पर, ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने चलाया था। क्वेश्चन पूछता है, आर डायर ने चलाया था, है ना, चलाया था। एक बार बीपीएससी में पूछा था, है ना, कि गोली चलाने में जो किसके आदेश पर चलाया गया था, तो ओ डायर आदेश दिया था, जबकि चलाने वाला कौन था? आर डायर था। क्या उत्पत्ति हुई है, कब हुई है? कब हुई है बताइएगा? 6 मिलियन वर्ष पूर्व, आज 3.8 मिलियन वर्ष पूर्व, 4.9 मिलियन वर्ष पूर्व, या 5 मिलियन वर्ष पूर्व? बताइए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्या हुआ था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, तो इसको अगर बिलियन में देखा जाए, बिलियन में, है ना, तो बिलियन में हो जाएगा आपको 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के बारे में कुछ ले लेते हैं अध्ययन। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? पृथ्वी पर जल की मात्रा, पृथ्वी पर जल कितना है? तो 71% है। कितना है? 71% है। पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव आया था? पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जो था आपको कौन था? जलीय जीव था। कौन था? जलीय जीव था। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव का नाम क्या है? जलीय जीव है। ठीक है, और हमारा जो ठीक है,
तो यहीं पर रह देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरे साथ एक बार दोहराइएगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, सॉरी कब हुई है? तो 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन नहीं बिलियन, है ना, बिलियन। और पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना है? 71% है ना, और बाकी जो बचा 29% वो हो गया क्या, स्थल हो गया। तो पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन है? तो जलीय जीव है ना, जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कारण निम्न में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक माने जाते हैं। सत्य शोधक महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए, है ना, कि सत्य शोधक समाज के, है ना, संस्थापन कौन माने जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले, जो कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में। कब हुआ था? 1873 में। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। और इनका एक पुस्तक का नाम भी है ना, जैसे गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है ना? तो यही जो है ज्योतिबा फुले। इनकी पत्नी के नाम अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी का नाम जो है सावित्री बाई फुले था। सावित्री बाई फुले, है ना, सावित्री बाई फुले था। बाई नहीं, सावित्री फुले खाली रखिए, है ना, सावित्री फुले था। और सावित्री फुले जिन्हें जो है भारत का प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। इन्हें अगर बात किया जाए तो भारत की प्रथम शिक्षिका, है ना, प्रथम शिक्षिका थे ये, मतलब शिक्षिका कहा जाता है ना। तो इन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में भी दर्जा दिया गया है। किनको? ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम क्या नाम था? सावित्री फुले था। और सावित्री फुले के द्वारा जो है एक विद्यालय का स्थापना भी किया गया है। सावित्री फुले ने बालिका विद्यालय, सावित्री फुले ने क्या किए थे? तो बालिका विद्यालय की स्थापना किया। बालिका विद्यालय की स्थापना की। तो ये थे आपको सावित्री फुले। और एक क्वेश्चन है, जैसे आधुनिक भारत के जनक किन्हें कहा जाता है? आधुनिक भारत के जनक ऑप्शन में भी है कि जनक कौन है? आधुनिक भारत के जनक बताइए जल्दी। तो ये हो जाएंगे आपको राजा राम मोहन राय। ये थे आपको आधुनिक भारत के जनक के रूप में माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम की अगर बात करें तो किसने किया था, है ना? ऑप्शन में भी है इनका नाम दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कमेंट कीजिए क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को, कमेंट करके बताइए, तभी जो है ये क्लास प्रतिदिन चलने वाली है। ठीक है, तो आप सभी के भलाई के लिए ये जो है फ्री में ये मिल रहा है आपको एक सीरियल वे में। तो आप इसे लुत्फ उठाइए, मजा लीजिए, है ना, मजा लीजिए इस प्यार का, नहीं तो फिर ये प्यार मिलने वाला नहीं है। सॉरी, दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, और महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है?
ज्योतिबा फुले हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1873 में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फुले हैं। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्री फुले। इन्हें भारत का प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। और सावित्री फुले ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, अगला चलते हैं। जिमैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत यूके, भारत जापान, भारत चीन, भारत और सिंगापुर। जल्दी से बताइए किसके किसके बीच में जिमैक्स होता है? नामे से स्पष्ट हो रहा है, भारत और जापान के बीच में, है ना। जा लगल है ना जी, तो जा से क्या होता है? जैसे जापान होता है, तो भारत और जापान के बीच में ये जिमैक्स है ना। क्या? तो जिमैक्स जो है सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में। इसको इंग्लिश में लिखते हैं जिमैक्स, JIMEX, है ना। तो जे से जापान हो गया और आई से इंडिया हो गया, है ना। जे से जापान और आई से इंडिया हो गया। ठीक है, तो जिमैक्स किसके किसके द्वारा? तो भारत और जापान के बीच में होता है। और भी कुछ सैन्य अभ्यास है, जैसे वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास, वरुण सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। भारत प्लस फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच में वरुण सैन्य अभ्यास होता है। इंद्रधनुष की अगर बात करें, इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास, इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास, है ना। तो ये होता है आपको भारत और यूके, भारत प्लस यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ, है ना, यूनाइटेड किंगडम। सूर्य किरण एक अभ्यास होता है, सूर्य किरण अभ्यास, सूर्य किरण अभ्यास। इस सब को जो है घोर के पी जाना है। तो सूर्य किरण जो है किसके किस में? भारत और नेपाल के बीच में, भारत प्लस नेपाल के बीच में। क्योंकि कौन सा अभ्यास डाल देगा ये कहना मुश्किल है, खास करके नेपाल वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि हमारा भारत के सॉरी भारत के क्या है? पड़ोसी देश है, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किम्बरले हीरा खनन की क्षेत्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा जो खान है वह कहाँ है? तो ये आपको ब्राजील में है। कहाँ है किम्बरले खान? कहाँ है जी? तो ये आपको ब्राजील में, सॉरी ब्राजील में नहीं, साउथ अफ्रीका में। कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है। किम्बरले हीरा खान कहाँ है? साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिणी अफ्रीका में है। इस खान की अगर बात करें तो यह विश्व में जो है यह क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी खान है। यह विश्व की सबसे बड़ी खान है ना। कौन खान? तो किम्बरले खान। अच्छा, भारत में एक हीरा का खान है, उसका नाम क्या है? भारत में हीरा की खान है, हीरा की खान, है ना। क्या है? तो पन्ना है। कौन है? पन्ना, पन्ना जो कि कहाँ है? MP में है। कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश में है। हीरा खान का जो कार्य करता है वो कौन करता है? हीरा खान, है ना, किसके अंतर्गत आता है? हीरा खान जो है आपको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। हीरा खान राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा, राष्ट्रीय विकास निगम के द्वारा, है ना, इस क्षेत्र में आते हैं। किसके क्षेत्र में? तो राष्ट्रीय विकास निगम के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी खान की अगर बात करें तो किम्बरले है, जो किसके लिए है? हीरा के लिए है। कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। और भारत में हीरा की खान कहाँ है? तो पन्ना है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और हीरा खान किसके क्षेत्र में आता है? राष्ट्रीय विकास निगम के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष
में धारित किया गया था? भारतवर्ष में कह रहा है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में धारित किया गया था? 1986, 81, 72, 1974। तो किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो आंसर हो जाएगा आपको 1974 में, 1974 में। 1974 में कब किया गया था? 1974 में। अगर बात करें भारतीय वन अधिनियम की, कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था? भारतीय वन अधिनियम जितना भी बताएंगे सब इंपोर्टेंट बताएंगे, ठीक है, फालतू क्वेश्चन पर कोई नजर नहीं, ठीक है। तो 1900 ये आया था आपको 1927 में, 1927 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति की अगर बात करें तो ये आपको जो है ना 1894 में आया था। कब आया था? 1894 में राष्ट्रीय वन नीति। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत बार पूछता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका आया था 1986 में। कब आया था? 1986 में आया था, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम तो ये आया था आपको 1927 में, 1927 में, 1927 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वन संरक्षण अधिनियम, संरक्षण मतलब उसका देख रेख करने वाला नियम है ना, 1980 में आया था, 1980 में। और जैव विविधता अधिनियम अगर बोला जाए कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो 2002 में, 2002 में आया था। तो इतना सारा जो है आपका अधिनियम आया था, तो आप लोग इसे ध्यान से नोट करिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, करा सप्त क्रांति का सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की प्रतिपादित किसने किया था? राम मनोहर लोहिया, बीबी गिरी, रामास्वामी नायकर या महात्मा गांधी? सप्त क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? बताइए, सप्त क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, है ना? इसकी उद्देश्य की अगर बात करें, उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य जो है था आपको, पहला उद्देश्य की अगर बात करें तो स्त्री तथा पुरुष के बीच समानता लाना था। स्त्री एवं पुरुष के बीच समानता, है ना, स्त्री और पुरुष के बीच समानता लाना था। दूसरा में अगर बात किया जाए तो दूसरा में क्या हो जाएगा आपको? राजनीतिक, आर्थिक एवं जाति आधारित असमानताओं, है ना, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, राजनीतिक हो गया आपको, आर्थिक हो गया, और जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना, असमानता पर रोक लगाना, है ना, असमानता पर रोक था, है ना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। एक उद्देश्य और था जो है निजी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ था। निजी जीवन में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, निजी जीवन में हस्तक्षेप, है ना। तो ये सभी जो है इसका उद्देश्य था, किसका? सप्त क्रांति की अवधारणा का। सप्त क्रांति की अवधारणा का जो है इसका मुख्य रूप से क्या था? सभी उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक की। तो ये जो होता है आपको अपघटक की। किसकी होती है? अपघटक की। किसकी होती है? अपघटक की। अपघटक मतलब जैसे हम खाते हैं किसको? जैसे चिकन मछली को खाते हैं तो साफ हो जाता है,
उसी तरह से कीड़ा मकोड़ा है ना, वो अपने जो है कीड़ा मकोड़ा को खाता है, किसी और कीड़ा मकोड़ा को, है ना। तो इस तरह से जो है अपघटक जो है क्या करता है, तो खाद्य श्रृंखला का जो है क्या करता है, फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन, कारण नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करती है। नाभिकीय रिएक्टर है ना में जो नियंत्रण वाला छड़ है वह क्या है, तो कह रहा मंदक है, शीतलन है, नियंत्रक छड़ है। तो यही तो हो जाएगा आंसर, नियंत्रक छड़ है। कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करने वाला कौन है, नियंत्रित छड़ है, नियंत्रण छड़ है। अब इसके बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कैडमियम या बोरोन का बना होता है ना। नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करें, नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ के रूप में काम होता है ना, नियंत्रक छड़ जो बना होता है वह किसका बना होता है, तो ये होता है आपको कैडमियम या बोरोन का, कैडमियम या बोरोन का, है ना। कैडमियम या बोरोन का क्या होता है, नियंत्रक छड़ बना होता है, जो कि नाभिकीय रिएक्टर में कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करें, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक में है ना भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल है ना, भारी जल का क्या होता है, DTO होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका जो खोज किए थे बासवन ने, यूरे एवं बासवन ने, इसकी खोज की अगर बात करें तो यूरे एवं बासवन ने, यूरे एंड वासवन, है ना। तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, और इसकी खोज किसने किया था, तो यूरे एवं वासवन ने, है ना। ये जो भारी जल है इसका अनुभार कितना होता है, पूछता है। इसका जो अनुभार होता है 20 होता है। कितना होता है, 20। तो एक बार देखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है वह नियंत्रण छड़ कहलाता है। नियंत्रण छड़ जो रहता है वह कैडमियम और बोरोन का बना होता है। मंदक के रूप में क्या काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो भारी जल जिसका DTO कहते हैं, DTO की खोज किसने किया था, यूरे एवं बासविन ने। और इसके अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरबा कोयला खाद्यान्न भारत के किस राज्य में है, कोरबा कोयला तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड। तो कोरबा कोयला जो है आपको किस क्षेत्र में देखा जाता है, ये पूछा जा रहा है। कोरबा कोयला तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा, क्या हो जाएगा, कोरबा कोयला छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कोरबा कोयला खाद्यान्न भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कोयला की अगर बात करें तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कोयला कैसा पदार्थ है, तो यह कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है ना। कोयला कैसा पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, उड़ीसा का गठन कब हुआ था, 1936 में। अगला क्वेश्चन, कह रहा जंग का रासायनिक नाम क्या है ना। जंग लगता है ना, तो जंग लगने पर जो है लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, ऐसे भी पूछता है। तो लोहे का जो भार है वह बढ़ जाता है ना। तो कह रहा है उसका नाम क्या है, रासायनिक नाम, फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, जलयोजित है, या इनमें से कोई नहीं। जंग का रासायनिक नाम बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, है ना, ये कैसी है, तो ये जलयोजित है। इसका कोई रासायनिक नाम नहीं है, यह जलयोजित है। जलयोजित कहने का मतलब जल के संपर्क में जो है या जो है पकड़ लेता है, तो ये क्या हो गया, जलयोजित हो गया, है ना। जल या नमी के कारण जो है लोहे में क्या होता है, जंग लगता है, जल या नमी के कारण। अच्छा, जंग का फार्मूला भी होता है, जंग का फार्मूला, जंग का फॉर्मूला, जंग का क्या होता है, Fe2O3H2O, Fe2O3 है ना, Fe2O3 और इंटू H2O, ये जो है आपको जंग का फार्मूला के रूप में जाना जाता है।
और जंग एक कैसी प्रक्रिया है, तो जंग लगना जो है, जंग लगना एक क्या है, कैसी प्रक्रिया है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक है। ठीक है, अगला चलते हैं। कह कपाल कुंडला के लेखक कौन है, क्या मुंशी प्रेमचंद्र है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, कालिदास है। कपाल कुंडला के लेखक बताना है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है, तो कपाल कुंडला की अगर बात करें तो ये जो है आपको कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कपाल कुंडला के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र है, तो इनके द्वारा जो है कई कविता लिखा गया है ना, जैसे हो गया गोदान, हो गया गोदान, हो गया किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। और क्या है, तो रंग भूमि हो गया, निर्मला हो गया, रंग भूमि आपको निर्मला हो गया। ये सब किनके द्वारा है, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो इन्होंने जो है गीतांजलि लिखा था, है ना, गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि किसने लिखा है, तो मुंशी सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। और गोरा, है ना, गोरा भी लिखा है, गीतांजलि कहिए या गोरा, है ना, ये दोनों जो है कविता किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कालिदास की अगर बात करें तो ऋतु संहार, है ना, ऋतु संहार, है ना, ऋतु संहार जो है किसने लिखा है, तो कालिदास ने। किसने, कालिदास ने। और अभिज्ञान शकुंतलम भी इसी का है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जो कि काफी फेवरेट है इनका बुक, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम की अगर बात करें तो कौन है, ये आपको कालिदास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कह ब्रोंक्स जू कहाँ है, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। ब्रोक्स जू मतलब ब्रोक्स चिड़ियाघर कहाँ है, क्या फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में, रूस में, कहाँ है बताइए जल्दी। ब्रोक्स, है ना, ब्रोक्स जू कहाँ है, कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपको अमेरिका में। ब्रोक्स जू कहाँ है, तो अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका में कहाँ है, तो जो है यह न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर में है ना। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में है। और अमेरिका के सबसे बड़ा क्या है, तो चिड़ियाघर है। कौन, ब्रोक्स जू अमेरिका के सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जू मतलब तो चिड़ियाघर ही होता है। भारत के सबसे बड़ा अजायब घर कौन है, भारत के सबसे बड़ा अजायब घर, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन है जी, लुसेंट का है अजायब घर, है ना। कोलकाता अजायब घर, कोलकाता है, कोलकाता अजायब घर है। कौन है, कोलकाता अजायब घर है, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर। और विश्व की सबसे बड़ी चिड़ियाघर, है ना, क्रूगर नेशनल पार्क है। विश्व की, विश्व में अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी चिड़ियाघर, सबसे बड़ी, वो तो था अमेरिका की सबसे बड़ी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर था, तो उसका नाम है क्रूगर नेशनल पार्क है। क्या नाम है, क्रूगर नेशनल पार्क है, क्रूगर नेशनल पार्क है ना। ये कहाँ है, तो आपको जो है ना, दक्षिण अफ्रीका में। ये कहाँ है, क्रूगर नेशनल पार्क, तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो डिस्कशन और विथ क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक है, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन हो चुका है ना। और कल से हमारा 41 से आएगा 60। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, है ना। और जो भी भाई बंधु को अच्छा लग रहा है वो अपने स्तर से जो है स्टेटस में लगाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए वो सही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।